हमारे बीच में विजय चौधरी जी पूर्व इंस्पेक्टर हैं। आपने बहुत ही पहले से अर्थात शुरू से ही इस कार्यक्रम को सुनने का काम किया है। अब उसके अनुसार जो आपके मन में कोई प्रश्न आता है उस विषय में सहमति में असहमति में अपने वक्तव्य को रखने का कृपा करें। धन्यवाद अग्रवाल साहब एवं हरेराम महतो जी। सम्मानित मंच, आगे बैठे हमारे उस्मान हलालपुर तनवीर भाई, संविधान के ज्ञाता और हाई कोर्ट के वकील अरुण वर्मा जी, अरुण कुशवाहा जी एवं साथियों, आज मूल प्रश्न है, हरेराम जी हमको खबर किए कि आइए अर्थ आधार पर कुछ चर्चा हो, कैसे आर्थिक सशक्तिकरण हो देश का, व्यक्ति का। हमको बहुत अच्छा लगा यार भाई, कैसे हमारे जीवन जीने के लिए अर्थ अहम भूमिका निभाती है। अर्थ के से ही हम अपना मनोबल ठीक करते हैं और आगे की लड़ाई लड़ पाते हैं। भूखे बदन न होई गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। तो ये जो है पूजी बात, कैसे उसको दुरुस्त करेंगे, जब तक विस्तृत खाका नहीं खींचेंगे तो सर से हम आग्रह करेंगे। आज तो हम अपना बात नहीं करने आए थे, हम आग्रह करने आए हैं सर से कि भाई इस परिस्थिति में हमको कैसे लेके चलना है। चूंकि आप मुहिम लेके चल रहे हैं तो कैसे चलें। हम तो वंचित समाज से आते हैं, तो पिछड़ा समाज से आते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे ज़्यादातर हमारे भाई का ही, दलित और अति पिछड़ा भाई का ही बच्चा और स्थिति दोनों खराब स्थिति में, ये आदमी को डालना होगा और लड़ाई के लिए तैयार करना होगा, तब जा करके हमको आर्थिक समानता की लड़ाई लड़ेगी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि आर्थिक न्याय मिशन में जब से मैं आगे बढ़ा हूँ, यह बात आपका 100% सही है कि आर्थिक असमानता का या आर्थिक कमजोरी का सबसे ज्यादा शिकार पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित समाज ही है। इसमें कोई तो राय नहीं है और देश का कोई भी व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैंने उन लोगों के पास गया, 10,000 रुपया दिलाने के बारे में मैंने एमपी और एमएलए के लिए वोट मांगने नहीं गया। कहा कि आप इस पर तैयार हुए, खड़ा होइए। बहुत कम लोग आए और जिनको लोग फॉरवर्ड कहते हैं, वे लोग जिनके पास अधिक संपन्नता है, उस समाज के लोग आज हमें बैकअप कर रहा है। वे लोग आज, उन्हें क्या जरूरत थी, हमारे बीच में आए हैं सचिदानंद सिंह जी, जमींदार है अपने परिवार के, वो हमें बैकअप कर रहे हैं इस काम के लिए। उन्हें क्या जरूरत था, प्रशांत कुमार जो मेरा छोटा भाई है, उस आदमी के मन में आग है कि ऐसा होना चाहिए ताकि सभी लोग सुखी जीवन जिए। जात के राजपूत हैं, तो अब बैकवर्ड फॉरवर्ड में बांट कर राजनीति करने से काम नहीं चलेगा। सभी भाइयों के एकजुट होकर अगर यही बात रहा तो समाज में 100 वर्ष का 1,00,000 वर्ष में कभी न एकता आएगी और ये कटता भरती रही, और कटता कभी किसी का कल्याण और भला नहीं करता। इसलिए हम लोग उस विषय से ऊपर उठे। सभी समस्याओं का जननी आर्थिक कमजोरी है। आपके पास पैसा नहीं रहेगा, मेला में आप सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने नहीं जाएंगे, घर पर कोई भजन भाव नहीं करवा पाएंगे, स्कूल में बच्चों को नहीं भेजेंगे। सभी चीजों का असली जननी है, समस्याओं का जननी है आर्थिक कमजोरी, और हमें उस पर मनन करना होगा कि आप लोग इस रास्ता पर चलिए। आपके पास पुस्तक उपलब्ध है, पढ़ लीजिए, कहीं कोई त्रुटि लगता हो, कोई समस्या हो। आज न हम भाषण देने के लिए, हम बहुत बड़ा वो नेता नहीं है कि गाड़ी में भर भर के जनता को ले आया जाएगा और नेताजी भाषण देंगे और उसके बाद में राशन का कोई कम मत आके। शायद हिटलर भी जब चले थे तो हमें याद है कि 4 आदमी साथ चले थे और उसमें से 3 आदमी उनका साथ छोड़ दिए थे। आप सौभाग्यशाली हैं सर कि आपके साथ बहुत लोग हैं, और जब भी जरूरत पड़ेगी, हम आज अकेले आए हैं, लेकिन शायद प्रशांत जी जानते हैं मेरे बारे में कि हम लोग अकेले नहीं हैं। और 22 वर्ष से मैं वही खोज रहा था कि हमें मिलेंगे कौन। तबीयत मेरी खराब थी, लेकिन मुझे पता हुआ कि ऐसा कार्यक्रम है तो मैं आया हूँ, और मैं नंबर भी अपना लिखा दिया हूँ सर, राम सर।
जब भी जरूरत पड़ेगी हमको आप खोजिएगा। और यहाँ जितने साथी हैं वो भी, कि अगर आपके साथ नहीं आए तो फिर हमें कहिएगा। अपनी बातों को यही मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और हिंदुस्तान के अगर लहू भी देना पड़ेगा तो हम तैयार रहें। अब मैं निवेदन करता हूँ पटना हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता श्री अरुण कुमार कुशवाहा जी से कि आवें और समय के मर्यादा को ध्यान रखते हुए, चूंकि आपका लाइन तो टूटेगा नहीं, इसलिए संक्षेप में सब कुछ आर्थिक न्याय कैसे हो सकता है। धन्यवाद हरिराम बाबू। मंच पर उपस्थित सम्मानित हमारे पथ प्रदर्शकगण, सभागार में बैठे विद्वान साथियों, भारत का संविधान का पहला पन्ना जब हम उलटते हैं तो उसका प्रियम्बुल आता है कि किस उद्देश्य से संविधान लिखा गया है। उसको उद्देशिका हिंदी में कहिए या इंग्लिश में उसको प्रियम्बुल कहते हैं। तो पहला पन्ना पर ही लिखा हुआ है कि हम देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय देना चाहते हैं, आर्थिक न्याय देना चाहते हैं, राजनीतिक न्याय देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? हम आज बात करते हैं, समस्याओं को तो सब कोई गिना देता है। जितना भी आज के दिन में हम देखते हैं, जितने भी मीटिंग, सभा, सम्मेलन होते हैं, उसमें समस्याओं को सिर्फ गिनाया जाता है, उसका समाधान नहीं बताया जाता है। और इन समस्याओं का बुद्ध ने कहा था कि अगर कोई समस्या है, गरीबी है, बेरोजगारी है, लाचारी है, जो भी समस्या है, तो उसका कुछ न कुछ कारण जरूर है। और अगर कारण का पता लगा लिया जाए तो उसका निवारण भी जरूर मिल जाएगा। तो हम जो आज बात कर रहे हैं, आर्थिक न्याय नहीं हुआ भारत में, इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं? क्यों ऐसा हुआ कि आर्थिक न्याय नहीं हुआ? तो इसके जड़ में अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारी जो संस्कृति थी, हमारी जो व्यवस्था थी, जिसको बुद्ध ने खंडन किया और कहा कि हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसमें कुछ खामियां थी, जिसके चलते हम लोगों ने आर्थिक न्याय यहाँ पर नहीं कर पाए, बल्कि आर्थिक शोषण करते रहे। सबसे बड़ा जो शोषण, आर्थिक शोषण का साधन बदस्तूर चल रहा है, वो है इस देश की न्यायपालिका। आप पता करिए, सब विद्वान लोग हैं, सब पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी देखते हैं। 3.5 करोड़ मामला इस देश में पेंडिंग है, पड़ा हुआ है न्यायालयों में, विभिन्न न्यायालयों में देश का। अब एक केस में अगर एक डेट पर 100 रुपया आप मान के चलते हैं खर्चा गरीबों का, हमारे समाज के लिटिगेंट्स का, तो 3.5 करोड़ को 100 से गुना करिए। उतना पैसा तो एक डेट पर हम न्यायपालिका के माध्यम से अमीरों के हाथ में, और न्यायपालिका किसके हाथ में है? अमीरों के हाथ में है। इस दुनिया में जितनी भी लड़ाई हुई है, चाहे मार्क्स की लड़ाई हुई हो, लेनिन की लड़ाई हुई हो, जॉर्ज वाशिंगटन की लड़ाई अमेरिका में हुई हो, या नेल्सन मंडेला की लड़ाई हुआ हो, या भारत में हुआ हो, जो भी लड़ाई हुई है, तो ये सब लड़ाइयाँ गरीबी और अमीरी के बीच ही हुई है, आर्थिक न्याय की ही लड़ाई हुई है। और जब तक हम आज भारत में जो समस्या है, गरीबी है, लाचारी है, बेरोजगारी है, उसके पीछे हम आएंगे तो देखेंगे कि हमारे देश को चलाने के लिए भारत के संविधान में 4 तंत्र बनाए गए हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्राइवेट सेक्टर में मीडिया, जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर उसको अधिकार दे दिए गए हैं कि वो जनता की आवाज़ को सरकार तक, सरकार की आवाज़ को जनता तक पहुंचाएं। तो ये 4 तंत्र हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। और इन चारों तंत्र से ही आपके समस्या का समाधान होना है। लेकिन आपको बता दें कि गरीबों की हिस्सेदारी न्यायपालिका में तो मात्र 1% है। सुप्रीम कोर्ट में तो पता नहीं एक भी जज गरीब समाज का है कि नहीं, क्योंकि वहां तो क्राइटेरिया ही लगा हुआ है। वहां क्राइटेरिया लगा हुआ है कि वही जज बन सकता है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, जिसका सालाना इनकम कम से कम 8 लाख का रिटर्न भरा हुआ हो। और हमारे जो गरीब लोग हैं, 8 लाख का सालाना जो वकील नहीं कमाएगा, वो कितना भी टैलेंटेड रहे, वो जज नहीं बन सकता है। ये बैरियर लगा हुआ है। तो इस तरह के अन्यायपूर्ण न्यायपालिका हम समझते हैं कि विश्व में कहीं नहीं होगा। जिस तरह से भारत में है, इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। और न्यायपालिका में हमारा गरीबों की हिस्सेदारी 90% तय करना होगा। उसी तरह से विधायिका में गरीबों की हिस्सेदारी 90% तय करना होगा। कार्यपालिका में हमारी हिस्सेदारी 90% तय करना होगा। और प्राइवेट सेक्टर सहित
मीडिया में भी हमारी जब 90% हिस्सेदारी गरीबों की होगी और गरीब का जो ये चारों तंत्र होगा जिससे समस्या का समाधान होना है, गरीबों के हाथ में जब चला जाएगा तो आप देखिएगा जो आज फैसला अडानी अंबानी के पक्ष में आता है, कल गरीबों के पक्ष में आने लगेगा, यही सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने लगेगा। इसलिए जरूरत है कि इन चारों तंत्रों में गरीबों की उसकी संख्या के अनुसार 90% हिस्सेदारी की बात हो। और इन्हीं बातों को कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। समय बहुत हो गया है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर हम लोग मिलेंगे।